पर फिर से इस बात को दोहराता हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए। ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब है और सरकार को उनकी बात को सुनना है। अरे अगर हमारे टेबल के ऊपर चावल आती है, रोटी आता है, दाल आता है, तरकारी आती है, तो वही किसान की वजह से जो मेहनत और जुस्तजू करता है, उस जमीन पर, बंजर जमीन पर चलाकर उसको नरम करके, बीज बोकर, मेहनत करके फसल को उगाता है। कैसी ऐसी हुकूमत है जो इन गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ रही है? क्या फायदा मिस्टर मोदी आपके 300 एमपी का, जब आपके 300 और आपकी हुकूमत में गरीबों के ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल ना हो? क्या फायदा ऐसी हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप टस से मस्त नहीं हो रहे। अरे छोड़ो इन चीजों को मिस्टर मोदी। आपकी मकबूलियत में, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन मासूम किसानों की बात को सुन लेंगे। आप कहते हैं आओ बात करो। अरे आओ बात करने का मतलब क्या है? बात करना है तो आप कह दीजिए उनको बुलाकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। ये गरीब किसान है और याद रखिए मैं हुकूमत को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ इतने लोग हैं इस मुल्क में कि किसानों का एहतजाज, उस तमाम जो लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एहतजाज एक मुल्कगीर पैमाने पर चलेगा। आप इन मीडिया के लोगों पर भरोसा मत करिए जो कह रहे अरे नहीं कम हो रहे, लोग कम हो रहे। वहां कोई कम नहीं हो रहा, वहां पे कोई कम नहीं हो रहा। अगर कोई कम हो रहा तो बीजेपी की सियासी जमीन सिसकती जा रही है, बीजेपी की सियासी ताकत कम हो रही है। पंजाब के बल्दिया इलेक्शन में पूरा साफ। और हां, मजलिस के मुखालिफिन को बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं मालेर कोटला को, रोकते तो रोक लो। मैं जाऊंगा मालेर कोटला को इंशाअल्लाह ताला, और मालेर कोटला में जाऊंगा, वहां के हमारे सिख भाइयों से भी मुलाकात करेंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाना? जाना है ना भाई। जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखा, जब तक सेहत साथ दे रही, जाएंगे। जिस दिन आंख बंद हो जाएंगी जब तो जाना ही जाना है। मगर जब तक आंख खुली है, जब तक जबान में तेजाब की है, जब तक दिमाग पुकार पुकार कर कह रहा है कि दिल को मान, दिल को मान, दिमाग को मत मान, तो दिल की बुनियाद पर हमारे बुजुर्गों ने काम किया था, इखलास की बुनियाद पर काम किया था। वही जोश और जज्बे के साथ कामयाबी मिलेगी। मैंने अहमदाबाद में बात कही थी कि यह कामयाबी जुनूनियों की कामयाबी, अक्लमंदों की कामयाबी नहीं। सिर्फ 20 दिन में 7 अराकीन बल्दिया जीत गए। और अब जहां कहीं भी हम अहमदाबाद में जाते, वहां के गरीब ऑटो वाले, अहमदाबाद के गरीब टैक्सी ड्राइवर, गरीब लोग देखकर पतंग का निशान बताकर खींचते हैं, बोलते हैं वैसी हम पतंग छाप के साथ है।
ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस ने काम किया। हाँ, राजस्थान को भी जाएंगे, मध्य प्रदेश को भी जाएंगे, काम कुछ भी नहीं है। वहां 1 दिन 2 दिन जाके आना, फिर दारुस्सलाम में बैठना नहीं, अपनी कुर्सी टेबल सामने है। पूरे बैठते 7 MLA अराकीन बल्दिया, आप आकर हमसे बहस करते, हमसे लड़ते, मोहब्बत का इकरार करते, तंग करने के लिए सेल्फियां भी लेते, एक के बाद अरे बस 1 2 लेते। मोहब्बत है, सफर का इम्तिहान है, मगर यही तो काम हमको करना है। और ये फिर ये एक अजीब मिजाज बना हुआ है, नहीं वहां क्यों जा रहे, यहां क्यों जा रहे, वहां क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे, वहां क्यों लड़ रहे। अरे दीवानों, एक बात याद रखो, मैं मजलिस के मुखालिफिन से कहना चाह रहा हूं, मजलिस इलेक्शन लड़ती या नहीं लड़ेगी, अगर लड़ती है तो जमात के कॉज को सामने रखकर लड़ती है। आप कौन होते मेरे पास आकर मेरे घर में मुंडी घुसारे। हम लड़ेंगे, ये हमारा फैसला है, और हम किसी को देखकर किसी के फैसले को, किसी की राय को कबूल नहीं करते। हम एक सियासी पार्टी है, बकौल सालार मिल्लत के मैं कोई अंजुमन तदफीन और तकफीन नहीं हूं। मैं एक सियासी जमात का जिम्मेदार हूं, और सियासी जमात का काम यह है कि जमात को फैलाना, आगे बढ़ाना है, और हम अपनी जमात को लेकर जाएंगे। जीतेंगे हारेंगे क्या बात है, आज हारेंगे तो कल आने वाली नस्ल उसको कामयाब कर लेगी। आज अगर नहीं जीते तो कल कामयाब होंगे, अगर आज जीते तो और कामयाबी बढ़ते जाएंगी। मगर एक बात ये लोग नहीं समझ रहे कि भारत के मुसलमानों में, भारत के दलितों में, भारत के सिखों में, भारत के ईसाइयों में, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी देख रहे हैं कि भाई आखिर कोई एक विकल्प तो हो, कोई तो एक अल्टरनेट प्लेटफॉर्म तो हो। वो देख रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में अगर दलाइल के साथ हुकूमत को कोई एक्सपोज करता है तो मजलिस के MP करते हैं, वो हमारे सिर्फ 2 हमारे MP हैं। ये बात ये कोई नहीं समझ रहा है। और क्या कहते, नहीं इन्हू कम्युनल है, सेकुलर नहीं है। अरे तुम्हारे अल्फाज मेरी जूती पर, तुम मुझे कम्युनल बोलो, जिंदगी भर बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मजलूमों की आवाज बनना भारत के संविधान में, अगर गरीबों के हक के लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है, तो मुझे फख्र है इस कम्युनलिज्म पर। तुम झूठे हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर गरीबों को लूटते आए हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेकते रहे हो, चाहे उसमें बीजेपी हो या कांग्रेस हो या तमाम ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे जमात के जिम्मेदारों, मेरे नौजवान जियालो, अब हमको अपने काम में और तेजी पैदा करना है, हमको भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। और मैं एक बात यह भी बताना जरूरी समझता हूं, यह भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज आप देखते हैं कि हमारी एक तकरीर पर अगर शाम में 6 बजे या 9 बजे जो टीवी के एंकर बैठते हैं, उनको हमारी कोई तकरीर का जुमला मिल जाता है, 1-1 घंटा 3-3 घंटे माशाअल्लाह चलाते हैं। मगर भारत के एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक टीवी के कॉन्क्लेव में जाकर कहा, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, अदलिया के बारे में कहा, जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, कोर्ट को जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या होगा वहां, क्या मिलेगा, वो तो खाली कॉरपोरेट लोगों को जिनके पास करोड़ों रुपया है। अरे गोगोई MP साहब अब चीफ जस्टिस नहीं रहे, बोल सकते हैं उनको, कोई कंटेम नहीं होता, बोल सकते अरे गोगोई, ए गोगोई, मिस्टर गोगोई एंड MP। क्या गोगोई का वो बयान अगर मैं कह देता कि भारत की जुडिशरी इज इन रैमशैकल्स, तो पूरे टीवी चैनल, भारत के पूरे टीवी चैनल दिन रात वही चलाते, देखो एक और भड़काऊ भाषण दे दिया, अब तो इसको अदलिया पे
जजेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या बात है वैसी, खूब चलाते, बाजा बजाते। एक एक टीवी एंकर अपने आप को चीफ जस्टिस बना लेता। मगर गोगोई बोला उनका है, उनका प्यारा है, उनका निराला है, उनका दुलारा है। अपना बोला तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोले गोगोई? जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा, रैम शैकल का मतलब उर्दू में देखा मैं, उर्दू की डिक्शनरी निकाला तो रैम शैकल का मतलब यह है खराब, बर्बाद शुदा, शिकस्ता, खस्ता हाल। अगर मैं ये बात बोलता तो अब तक मेरे 10-15 शादियां करा देते टीवी चैनल वाले। और शादी को चाहे वो कोई भी हो, ये देखो ऐसा बोले। गोगोई बोला तो कुछ नहीं, जुडिशियरी इज इन रैम शैकल। अच्छा गोगोई साहब, गोगोई क्या बोला सुनो, बोल सकते हो उसको, अब जमहूरियत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब लॉर्डशिप नहीं बोल सकते उनको, अभी नहीं है ना, उन्होंने आम आदमी हो गए, उन्होंने ऊंची कुर्सी बैठ रहे बोलेंगे माय लॉर्ड, मी लॉर्ड। अब नहीं बोल सकते, आओ गोगोई बोलेंगे। रंजन गोगोई उनका नाम है। क्या कहा उन्होंने कि गरीबों को कोई इंसाफ नहीं मिलता। गोगोई, गरीब भारत में कौन है? मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी है। हमारे हिंदू भाइयों में भी बहुत गरीब हैं, ओबीसी भाइयों में गरीब हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस थे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के गरीब अदालत से इंसाफ की उम्मीद खत्म कर ले? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉरपोरेट लोग जिनके पास करोड़ों रुपये है, वो करोड़ों रुपए की बुनियाद पर इंसाफ मिलेगा, गरीब मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसकी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था? एक सिख को इंसाफ नहीं मिलेगा, जिसकी आंखों के सामने उसके बाप के गले में जलता हुआ टायर डाला गया था दिल्ली की सरजमीन पर? उस सिख को जिसके खून से दिल्ली की सरजमीन को लाल किया गया था, उस दलित को इंसाफ नहीं मिलेगा महज इस बिना पर कि वो अपनी शादी पे घोड़े पे निकलता है या मुंह छोड़ता है, उसको मारा जाता है? उस दलित बच्ची से इंसाफ नहीं मिलेगा जिसको खेतों में ले जाकर एक एक नहीं 5-5 लोग रेप करके उसको कत्ल कर देते हैं? उस आदिवासी को इंसाफ नहीं मिलेगा जिसके घरों को, जमीन को लूटा जा रहा है? उस आदिवासी एमपी को इंसाफ नहीं मिलेगा जो एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव और उनकी नाटों की वजह से, उसके जुल्म की वजह से उसने खुदकुशी कर ली? बताओ गोगोई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं दारुस्सलाम की सरजमीन में खड़े होकर कह रहा हूं कि हमको जमहूरियत पे भरोसा है और रहेगा, हमको अदालत पर भरोसा है और रहेगा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है और रहेगा। मगर यह कैसा चीफ जस्टिस था साबिका? और नरेंद्र मोदी जी, आपने कैसे आदमी को एमपी बना दिया? प्राइम मिनिस्टर, आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने ऐसे आदमी को अपॉइंट किया, सेलेक्ट किया, जो खुद चीफ जस्टिस के कुर्सी पे बैठा था। आज कह रहा है एमपी बन के अदालत में कुछ नहीं होता, रैम शैकल्ड है, गरीबों को इंसाफ नहीं मिलेगा। अरे गोगोई को क्यों बनाए मोदी जी आप? आपको कोई और नहीं मिला? क्यों मिला गोगोई? हां, मैं जानता हूं गोगोई को क्यों बनाए आप, मगर ऐसे आदमी को बनाए। अच्छा, आप देखिए, दुनिया के मशहूर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्लार्क कनिंघम, विलियम होबार्ट ने क्या कहा था भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में? द मोस्ट पावरफुल कोर्ट इन द वर्ल्ड। और शायद गोगोई ने देखा होगा, जानता भी है गोगोई, यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने कहा था कि जब गुजरात जल रहा है तो वहां का चीफ मिनिस्टर नीरो की तरह बांसुरी बजा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एमपीज को, एमएलएस को, इलेक्शन लड़ने वालों से कहा कि तुमको अपने खिलाफ जो क्रिमिनल केस है दिखाना पड़ेगा। यकीनन सुप्रीम कोर्ट में कमजोरियां हैं, मगर एक साबिका चीफ जस्टिस बोलेगा आए कुछ नहीं, कोई भरोसा नहीं, कैसा होगा? और कोई कंटेम नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, कोई टीवी पे
प्रोग्राम नहीं, ना 6 बजे ना 9 बजे, कुछ नहीं, क्योंकि गोगोई उनका है और ओवैसी गैर है। ये इनकी सियासत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अच्छा गोगोई ने क्या कहा? कहता है कि हमको $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाहिए, मगर हमारे पास वी वांट अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बट वी हैव अ रैमशैकल जुडिशरी। अरे गोगोई, जुडिशरी अदलिया का काम इकोनॉमी को चलाना नहीं है, जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है, इंसाफ। जुडिशरी का काम यह नहीं है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी 20% हो जाए, 10% जीडीपी हो जाए। जुडिशरी का काम इंसाफ दिलाना है। ये ऐसे आदमी को हमारे भारत के वजीर आजम ने इसको एमपी बनाया है। अच्छा, और एक बात हम ये पूछना चाह रहे गोगोई साहब से, आप जब बैठे थे आपने जुडिशरी को अनशैकल करने के लिए क्या किया? आपने कुछ तो किया होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। आज आप बताइए कि एक साबिका चीफ जस्टिस जिसको नरेंद्र मोदी ने एमपी बनाया, उनकी गवर्नमेंट ने बनाया, अब कोई दीवाना भक्त बोलेगा मोदी जी नहीं बनाए, प्रेसिडेंट बनाया। अरे दीवाने, कॉन्स्टिट्यूशन पर जाके गवर्नमेंट की सिफारिश पर सदर जमहूरिया एमपी बनाते हैं। ये इंडियन जुडिशरी सिस्टम अब तो बाज वक्त ऐसा भी लिखता है कि कैसे कैसे लोग कहां कहां पहुंच जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर अपनी बात को खत्म करने से पहले एक बात का जिक्र करना जरूरी समझता हूं।